हेलो एंड वेलकम टू वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। दोस्तों आइए देखते हैं जेएसएससी लैब असिस्टेंट 2023 के एग्जाम्स में जो है किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिजिक्स सब्जेक्ट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगर आपने हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी अपडेट्स हैं समय समय पर ये सब अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो करते हैं आज का ये वीडियो। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है The work done by a force is equal to the force multiplied by the distance moved in the direction of force. This defines, कहा जा रहा किसी भी फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है ये क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस। ठीक है, जितना डिस्टेंस से कोई भी चीज़ को मूव किया गया रहता है, ये डिस्टेंस को हम लोग जब फोर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कहा जा रहा है तो ये वर्क डन होता है। ठीक है, तो कहा जा रहा है दिस डिफाइंस, ये क्या चीज़ को डिफाइन करता है। ऑप्शन है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम अथवा मैकेनिकल वर्क। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है मैकेनिकल वर्क। द डेफिनेशन प्रोवाइडेड डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिकल वर्क। ये जो डेफिनेशन है ये हमें मैकेनिकल वर्क के कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करता है। विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, और जो क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है किस और, डायरेक्शन ऑफ फोर्स की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है एन ऑब्जेक्ट विद ए नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल ऑलवेज। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पर एक नेट फोर्स लगातार काम कर रहा हो वो क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास एक्सेलरेट, मूव एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, डी एक्सेलरेट या नॉट मूव एट ऑल। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है एक्सेलरेट। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लगातार फोर्स काम करता रहता है तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो धीरे धीरे एक्सेलरेट होगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट विद ए नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल ऑलवेज एक्सेलरेट। ठीक है, न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार से हम लोग अगर देखें तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगातार एक फोर्स जो है ये काम करता रहे तो वो एक्सेलरेट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। जो नेट फोर्स होगा उसी के डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेट करता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इनमें से कौन सा जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एक एग्जाम्पल है। ऑप्शन है हमारे पास ग्रेविटी, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन या टेंशन फोर्स। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन एक उदाहरण है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एज इट डिसिपेट्स मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, एंड डज नॉट कंजर्व द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट कंटेन्स मोर देन वन क्लोज्ड पाथ फॉर करंट टू फ्लो। ठीक है, कहा जा रहा है कि किस तरह के इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट में मोर देन वन क्लोज्ड पाथ होते हैं, एक से अधिक क्लोज्ड पाथ होते हैं फॉर द करंट टू फ्लो। ठीक है, करंट को फ्लो करने के लिए मोर देन वन क्लोज्ड पाथ होते हैं किस तरह के इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट में। ऑप्शन है हमारे पास सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, ओपन सर्किट या कॉम्बिनेशन सर्किट। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है कॉम्बिनेशन सर्किट। किसी भी कॉम्बिनेशन सर्किट में मोर देन वन क्लोज्ड पाथ होते हैं फॉर द करंट टू फ्लो कंबाइनिंग बोथ सीरीज एंड पैरेलल एलिमेंट्स। इसमें से क्या होता है, सीरीज और पैरेलल दोनों तरह के एलिमेंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन अलाउज डिवाइसेस टू शेयर द सेम वोल्टेज बट कैरी डिफरेंट करेंट्स। कहा जा रहा है कि किस तरह के इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में क्या करता है, वोल्टेज जो है ये सेम होता है और करंट जो है ये डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो है पैरेलल सर्किट में ऐसा होता है। ठीक है, ये पैरेलल सर्किट का एक स्ट्रक्चर है, एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है। तो क्या होता है कि ये वोल्टेज सोर्स जो है इसके अकॉर्डिंग टर्मिनल ए और बी के अकॉर्डिंग के अक्रॉस जो है ये वोल्टेज वी ही रहता है, यानी कि सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है ये सेम वोल्टेज होगा। बट जब करंट यहाँ पर पहुँचती है तो ये करंट क्या होता है, ये स्प्लिट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन अलाउज डिवाइसेस टू शेयर द सेम वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज सेम है बट कैरी डिफरेंट करेंट्स, मगर करेंट्स जो है ये डिफरेंट है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन जैसा अभी हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि विच इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज कॉमनली यूज्ड टू रेगुलेट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए पावर सप्लाई। कौन सा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या कौन सा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो है इसका इस्तेमाल होता है आउटपुट वोल्टेज, किसी भी पावर सप्लाई के आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए। ऑप्शन है हमारे पास कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर या वोल्टेज रेगुलेटर। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर्स आर यूज टू रेगुलेट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए पावर सप्लाई। किसी भी पावर सप्लाई के आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए वोल्टेज रेगुलेटर्स का
इस्तेमाल होता है। इंश्योरिंग ए कांस्टेंट वोल्टेज रिगार्डलेस द इनपुट वेरिएशंस, ठीक है। आपको पता होगा कि इनपुट वोल्टेज जो है ये हो सकता है वेरिएट करे, बट कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें से ये वेरिएशन अलाउड नहीं होता है एज एन इनपुट वोल्टेज। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बीच में एक वोल्टेज रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं जिसका आउटपुट जो है ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा वोल्टेज रेगुलेटर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। किसी भी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है। ऑप्शन है हमारे पास एम्पलीफिकेशन, डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन या एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन। दोस्तों इसका सही उत्तर है एडीसी, जिसे हम लोग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन कहते हैं। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल रिप्रेजेंटेशन allowing it to be processed by digital systems, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज कॉमनली यूज्ड टू प्रोटेक्ट अदर कंपोनेंट्स फ्रॉम वोल्टेज स्पाइक्स, ठीक है। किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को कॉमनली यूज किया जाता है टू प्रोटेक्ट अदर कंपोनेंट्स फ्रॉम वोल्टेज स्पाइक्स। वोल्टेज स्पाइक्स से अदर कंपोनेंट्स को बचाने के लिए किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का इस्तेमाल होता है। और ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेजेस से बचाने के लिए, ठीक है। वोल्टेज स्पाइक्स मतलब आपको पता होगा कि एक वोल्टेज जो है ये कांस्टेंट वोल्टेज जा रहा है, अचानक से जो है ये वोल्टेज सर्ज कर जाता है, ठीक है। या तो अचानक से ये वोल्टेज का स्पाइक आता है, ठीक है, यानी कि वोल्टेज सडनली फ्लक्चुएट करता है या बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह के जो सिस्टम्स है, इस तरह के की स्थिति है, इससे बचाने के लिए किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को कॉमनली यूज किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास कैपेसिटर, डायोड, रेजिस्टर या वैरिस्टर। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है वैरिस्टर। वैरिस्टर्स आर यूज टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फ्रॉम वोल्टेज स्पाइक्स, ठीक है। ये क्या करता है, वोल्टेज स्पाइक से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को बचाता है और ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेजेस से बाय एक्टिंग एज वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर्स, ठीक है। वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर्स के रूप में ये काम करता है और इस तरह से ये क्या करता है, किसी भी इक्विपमेंट को बचाता है वोल्टेज स्पाइक्स अथवा ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेजेस से। Question number 9, what is the process of converting a digital signal back into its original analog form? कहा जा रहा है कि उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं जिसके माध्यम से हम लोग डिजिटल सिग्नल को वापस जो है ये एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास एम्पलीफिकेशन, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्शन। दोस्तों इसका सही उत्तर है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्शन, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्शन। तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्शन और DAC इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए डिजिटल सिग्नल बैक इनटू इट्स ओरिजिनल एनालॉग फॉर्म। ये क्या है, एक प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या करते हैं कि डिजिटल सिग्नल्स को वापस इसके एनालॉग फॉर्म में लाते हैं, अलाउइंग इज टू बी यूज्ड इन एनालॉग सिस्टम्स। और इस कारण से क्या होता है, हम लोग उस सिग्नल को फिर से वापस एनालॉग सिस्टम में यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच फिजिकल क्वांटिटी डिटरमाइंस द स्पीड ऑफ ए वेव ऑन ए स्ट्रिंग और ए स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, ठीक है। कहा जा रहा है कि किसी भी स्ट्रिंग में अथवा किसी भी स्ट्रेच्ड स्प्रिंग में जो स्पीड ऑफ वेव होगा, ठीक है, वेव का जो स्पीड होगा, ठीक है, ये किस फिजिकल क्वांटिटी से डिटरमाइन हम लोग कर सकते हैं। ऑप्शन है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टेंशन इन द स्ट्रिंग या वेवलेंथ। दोस्तों इसका सही उत्तर है टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। उस स्ट्रिंग में अथवा उस स्ट्रेच्ड स्प्रिंग में जो टेंशन होगा उससे डिटरमाइन होगा उस स्ट्रिंग अथवा स्ट्रेच्ड स्प्रिंग में स्पीड ऑफ वेव क्या रहेगा, ठीक है, वेव का स्पीड क्या रहेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग। द स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग और स्ट्रेच्ड स्प्रिंग डिपेंड्स ऑन द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। कहा जा रहा है कि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव में मोशन ऑफ पार्टिकल्स जो होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, सर्कुलर या इरेगुलर। दोस्तों इसका सही उत्तर है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, ठीक है। वेव मोशन के डायरेक्शन के पैरेलल होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव में, ठीक है। इन ए लॉन्गिट्यूडनल वेव the particles oscillate parallel to the direction of wave motion. Question number 12, when a wave undergoes reflection at a fixed boundary, what happens to the phase of the wave? तो ऑप्शंस है हमारे पास, the phase remains the same,
द फेज इज इन्वर्टेड बाय 180 डिग्री, फेज शिफ्ट्स बाय 90 डिग्री, या फेज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है द फेज इज इन्वर्टेड बाय 180 डिग्री व्हेन अ वेव अंडरगोज रिफ्लेक्शन एट ए बाउंड्री, द फेज ऑफ वेव इज इन्वर्टेड बाय 180 डिग्री, ठीक है, और पाई रेडियंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आता है द एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स आर क्वांटाइज्ड, दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्लेन्ड बाय, ठीक है। कहा जा रहा कि जो एटम्स हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल जो है ये क्वांटाइज्ड होता है, ये कॉन्सेप्ट किन के द्वारा दिया गया था? तो बोर्स मॉडल ऑफ द एटम, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम, डाल्टन्स एटॉमिक थियोरी, या थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम। ये चार ऑप्शन है हमारे पास। दोस्तों इसका सही उत्तर है बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। बोर ने अपने मॉडल में क्या कहा था? बोर्स मॉडल इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने आइडिया ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स दिया था, जब वो सिर्फ अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं अराउंड द न्यूक्लियस विच डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 14 विच phenomenon describes the emission of electron from a material when light of a certain frequency is incident on it। कहा जा रहा है कि कौन सा phenomenon ये डिस्क्राइब करता है कि जब किसी भी मटेरियल पर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ती है तो उससे जो है इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है लाइट के पड़ने पर। ये कौन सा phenomenon को जो है डिस्क्राइब करता है? ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन स्कैटरिंग, पेयर प्रोडक्शन, या न्यूक्लियर डीके। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपको पता होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि जब एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, इस मटेरियल पर पड़ती है, तो वहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं जो कि रिजल्ट करते हैं क्या चीज़ को, ठीक है, जिसके फलस्वरूप करंट जो है वो जनरेट होता है। तो द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मटेरियल व्हेन लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी और हायर इज इंसिडेंट ऑन इट, कन्फर्मिंग द पार्टिकल लाइक नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। और इस तरह से हमें पता चलता है कि ये कंफर्म करता है कि जो लाइट है इसका नेचर पार्टिकल वाला नेचर है। क्वेश्चन नंबर 15 विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द वीक न्यूक्लियर फोर्स इनटू रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है। रेडियो एक्टिव डीके में कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कैरिंग द वीक न्यूक्लियर फोर्स? वीक न्यूक्लियर फोर्स को कैरी करने के लिए किसी भी रेडियो एक्टिव डीके में कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ऑप्शन है हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अथवा डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन्स। दोस्तों इसका सही उत्तर है डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन्स। द वीक न्यूक्लियर फोर्स इन रेडियो एक्टिव डीके इज कैरीड बाय डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन्स। क्वेश्चन नंबर 16 आता है द फेनोमेना ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम एंड कैन अकर इन वैक्यूम इज कॉल्ड, ठीक है। कहा जा रहा है कि एक ऐसा हीट ट्रांसफ़र का फेनोमेनन, एक ऐसा घटना जिसमें हीट ट्रांसफ़र होता है इन वैक्यूम, ठीक है, जिसमें से कि कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है और वैक्यूम के थ्रू से जो है ये हीट ट्रांसफ़र कर जाता है। इस घटना को हम लोग क्या नाम से जानते हैं या क्या कहते हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन अथवा ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है रेडिएशन। रेडिएशन इज द हीट ट्रांसफर प्रोसेस दैट अकर्स थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। रेडिएशन क्या है? एक ऐसा हीट ट्रांसफर प्रोसेस है जिसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू से हीट ट्रांसफर होता है एंड इट डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम फॉर प्रोपगेशन। और अपने प्रोपगेशन के लिए, ठीक है, मूवमेंट के लिए वो किसी तरह के मीडियम का रिक्वायरमेंट इसको नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17 विच लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स स्टेट्स दैट हीट स्पॉन्टेनियसली फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्डर बॉडी एंड नॉट द अदर वे अराउंड। कहा जा रहा है कि थर्मोडाइनमिक्स के किस लॉ में ऐसा स्टेटमेंट है, ठीक है, किस लॉ से हमें पता चलता है कि हीट जो है ये स्पॉन्टेनियसली फ्लो करता है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी में, ठीक है। हॉट टू कोल्ड ये फ्लो होता है हीट, और इसके ऑपोजिट में फ्लो नहीं होता है, यानी कि कोल्ड टू हॉट फ्लो नहीं होता है। ये हमें किस लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से पता चलता है? पहला ऑप्शन 0th लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, सेकंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, सी में है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, और डी में है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। दोस्तों इसका सही उत्तर है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है कि हीट नेचुरली फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन
टू ए लोअर टेम्परेचर रीजन। कहा जा रहा है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमें बताता है कि हीट जो है वो जनरली नेचुरली हायर टेम्परेचर रीजन से लोअर टेम्परेचर रीजन में जो है ये ट्रांसफ़र होता है, एंड नॉट द रिवर्स डायरेक्शन विदाउट द नीड फॉर एक्सटर्नल वर्क। क्वेश्चन नंबर 18 आता है, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जैसे COP इज यूज टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ विच टाइप ऑफ हीट इंजन। ठीक है, कहा जा रहा है COP को जो है किस तरह के हीट इंजन के एफिशिएंसी को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास गैसोलाइन इंजन, स्टीम इंजन, रेफ्रिजरेटर या इलेक्ट्रिक जनरेटर। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है रेफ्रिजरेटर। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज यूज टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ ए रेफ्रिजरेटर और ए हीट पंप। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, इन ए डिजिटल लॉजिक सर्किट विच लॉजिक गेट परफॉर्म्स लॉजिकल और ऑपरेशन। ठीक है, कहा जा रहा है कि एक डिजिटल लॉजिक सर्किट में कौन सा लॉजिक गेट जो है ये और ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ऑप्शन है हमारे पास एंड गेट, और गेट, नॉट गेट अथवा नैंड गेट। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये होगा और गेट। ठीक है, द और गेट परफॉर्म्स द लॉजिकल और ऑपरेशन एंड इट्स आउटपुट इज हाई व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट सिग्नल इज हाई। अगर मिनिमम वन इनपुट इज हाई तो इसका आउटपुट जो है ये क्या हो जाएगा, हाई होगा। ठीक है, यही है और ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ आइंस्टीन्स थियोरी ऑफ रिलेटिविटी इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, कहा जा रहा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में निम्न में से कौन सा एक जो है ये आइंस्टीन थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को यूज़ करता है। ठीक है, कौन सा एक तकनीक आइंस्टीन्स थियोरी ऑफ रिलेटिविटी पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिसे GPS के नाम से जानते हैं, एक्सरे इमेजिंग, रेडियो एक्टिव डिटेक्शन या न्यूक्लियर पावर जनरेशन। दोस्तों इसका सही उत्तर है GPS, जिसे हम लोग ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम भी कहते हैं। द एक्यूरेसी ऑफ GPS डिपेंड्स ऑन करेक्टिंग फॉर द टाइम डायलेशन इफेक्ट्स प्रेडिक्टेड बाय आइंस्टीन्स थियोरी ऑफ रिलेटिविटी ड्यू टू द मोशन ऑफ सैटेलाइट रिलेटिव टू अर्थ। ठीक है, तो दोस्तों ये थे JSSC लैब असिस्टेंट के लिए फिजिक्स के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन अकेडमी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो समय समय पर आपको मिलते रहें। धन्यवाद।